नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज बुधवार है और बुधवार को आपकी लुसेंट की क्लास है। तो आप सभी अपनी लुसेंट की किताब निकाल लीजिए, साथ में आप हाइलाइटर या पेन रख लीजिए। जिसके पास हाइलाइटर है वो हाइलाइटर रख लीजिए, जिसके पास पेन है वो पेन से भी काम चला सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म पढ़ लिया था और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, वह सभी मैंने आपको करवा दिए थे। तो आप अपनी किताब में देखिए पेज नंबर 9, जिसके पास भी 2018 की किताब है उसमें है पेज नंबर 9। और जिसके पास 2018 की नहीं है, 19 की है या 20 की है, 16, 15 किसी की भी है, तो उसके हिसाब से अपना पेज देख लीजिए। टॉपिक है आपका 13वां टॉपिक, मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। तो आप आइए मगध राज्य के उत्कर्ष पर। इसमें पहला पॉइंट नोट कीजिए आप, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धृत था। जो मगध राज्य है उसका जो प्रथम संस्थापक था उसका नाम वृद्धृत था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज राजगिरी थी। जरासंध वृद्धृत का पुत्र था। तो आपको सिर्फ इसमें यह नोट करना है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृद्धृत था और मगध राज्य की जो राजधानी थी राजगिरी यानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए इसका, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और वह जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आप इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट फैक्ट पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हटाकर अंग राज्य को मगध में मिला दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हटाकर अंग राज्य जो है उसको मगध में मिला दिया। अब नेक्स्ट फैक्ट 2 पॉइंट छोड़कर तीसरे पॉइंट पर आइए। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज वैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जो है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। और इसी के साथ जो है आपका अवंती के राजा थे प्रद्योत, उसकी सेवा के लिए भी उनको जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो उसकी सेवा के लिए भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अब आप नेक्स्ट पॉइंट को छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार की जो हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वो 493 ईसा पूर्व में ही मगध की गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम जो है कुणिक था, इसको नोट कीजिए। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब 2 पॉइंट छोड़ के तीसरे पॉइंट पर आइए आप। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। अब 461 पूर्व में अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, उसने अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया। यानी पहले अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उसके बाद उसके पुत्र ने ही उसकी हत्या कर दी, यानी हत्या का सिलसिला चलता रहा, बरकरार रहा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए आप। नागदशक को उसके अमानते शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके
मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी 412 ईस्वी में शिशुनाग ने जो है मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। पहले मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, उसके बाद जो है शिशुनाग ने ये राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में कर दी। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा, पेज नंबर 10 पर। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजगद्दी को पाटलिपुत्र ले गया। अब शिशुनाग का जो बेटा था उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले आया। नेक्स्ट पॉइंट पर आप आइए, शिशुनाग का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद था। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्नंद था, महापद्नंद था। और इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था और यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से पराजित किया और मगध पर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है सिकंदर, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, ये ऐसे कुछ नहीं आएगा। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ये भी नहीं आएगा, आप नोट कीजिए। तीसरा फैक्ट भी आप छोड़ दीजिए। चौथा फैक्ट नोट कीजिए, चौथा पॉइंट, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। ये भारत विजय यानी भारत को जीतने का जो अभियान शुरू किया सिकंदर ने, वो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूनिकेटर था। सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूनिकेटर। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिकंदर, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिए इस फैक्ट को आप। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम को वितिस्ता बोलते थे का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का युद्ध जो है पंजाब के शासक पोरस से हुआ था और पोरस को सिकंदर ने हरा दिया था, पर पोरस की वीरता देखकर सिकंदर ने पंजाब राज्य वैसे ही वापस पोरस को लौटा दिया था। और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? इस युद्ध को हाइडे स्पीच यानी झेलम नदी या वितिस्ता नदी का युद्ध भी कहते हैं। इसका नेक्स्ट अभी बॉक्स में नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। अब सिकंदर जो है आपका इंडिया में, भारत में, पंजाब में लड़ने के लिए आया, तो व्यास नदी को देखते हुए जो है उनके सैनिक पीछे हट गए, वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाए। इसलिए सिकंदर के सैनिकों ने जो है व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था और वापस उसे वहीं से ही लौटना पड़ा। अब इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए, सिकंदर का जल सेनापति निरियाकस था। सिकंदर का जो जल सेनापति था निरियाकस था और सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम बाओकेफला था। ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में आज 2 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं, आपका मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं, थोड़ा बहुत मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। बाकी आप इसी तरह नोट्स बनाते रहिए और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। साथ ही आपको ये क्लास कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मैं इस सीरीज को इसी तरह से इसलिए चला रहा हूँ, आपको अभी ये सीरीज समझ में नहीं आएगी कि ये ऐसे क्यों चला रहा है। ये सीरीज मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपकी जो है लूसेंट, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपकी मैं लूसेंट जल्दी से तैयार करा दूँ और लूसेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट
फैक्ट हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो फैक्ट मैं आपको करवा दूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे तैयारी करते हैं, मैं भी तैयारी करता था, तो उसमें क्या है, जो तैयारी होता है फिर उसमें ये फ़्लो नहीं बन पाता। हमारे लिए जितने भी फैक्ट होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जितने फैक्ट होते हैं या तो फिर हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और इस तरह किताब बहुत बड़ी होती है, आप सभी जानते हैं, नहीं पढ़ी जाती, तो हमें इतना ही पढ़ना है जितना कि इम्पोर्टेंट हो। इसलिए मैं आपको ये सीरीज़ इस हिसाब से करा रहा हूँ। तो मैं चाहे इसको आपको पीडीएफ के रूप में भी करा सकता था, लेकिन पीडीएफ में फिर लोग उस तरह से नहीं देखते, इसलिए मैंने ये सीरीज़ अलग तरीके से बनाई है, ताकि एक अलग तरीके से आप लोग सीख सकें और अपने नोट्स भी ज़रूर जल्दी कवर कर सकें। और ये सीरीज़ क्रम अनुसार है, यानी कि पहला पॉइंट, दूसरा फैक्ट, तीसरा, ऐसा इस हिसाब से ये सीरीज़ मैं करवा रहा हूँ, ताकि पूरी लूसेंट आपको जो भी इस क्लास को देखे उसको पूरी लूसेंट पढ़ने का अच्छा मौका मिले। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी मदद हो सके, उनकी मदद हो सके। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का सम्मान कीजिए, ये देश की जान है, देश की शान है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।